बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है एवरेज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इससे पहले कि मैं इसको टॉपिक को आगे शुरू करूं, मैं आप में से किसी एक बंदे से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कैलकुलेटर हाथ में रख के पकड़ के बैठ जाए ताकि सही तरह से फुर्तियां दिखा सके। वो सबसे पहले आ जाता है जी एवरेज, मीन और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। इफेक्ट, ये सारे जो है एवरेज को रिप्रेजेंट करते हैं। एवरेज का ये सिंबल है। ये आपने ओ लेवल में एवरेज का ये फार्मूला पढ़ा हुआ। और फिर आप इसको इस तरह से लिख लेते हैं। तो ये आपने एवरेज का ये फार्मूला पहले पढ़ा हुआ है। मुझे इसकी कोई न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इसको अच्छी तरह जानते हैं। आप ओ लेवल में पहले इसे इस्तेमाल करते रहे। ये जो निशान है ये समेशन का निशान है। इसका मतलब है सम ऑफ ऑल वैल्यूज, जो ये पर्पल कलर में मैंने लिखा है। तो ये चीज इसको यहाँ आपने ये लिख लिया। ठीक है जी, अब आगे देखें। अगली जो बात मैंने आपसे करनी है वो क्या है। फर्ज करें कि मुझे कोई कहता है कि यार आप इन नंबरों की एवरेज निकालें। किन नंबरों की? 1003, 1004, 1007, 1009। फर्ज करें कि मुझे कहा जाता है कि मैं इन नंबरों की एवरेज कैलकुलेट करूं। ठीक है कि नहीं है? ठीक। इन नंबरों की एवरेज किस तरह से निकलेगी? आप जाहिर है आप इन सारों को ऐड करके, मिसाल के तौर पर आप इन सारों को ऐड कर दें। जी, इन सारों को ऐड करें, क्या बनता है ये? 4023। 23। ठीक है, शाबाश। और इनकी एवरेज क्या बनती है? सर 1005.75। 4023/4, 5। 1005.75। ठीक है। अच्छा, लेकिन मैं एक नंबर नया भी तो डिफाइन कर सकता हूँ। यहां पर फर्ज करें कि मैं एक नया नंबर डिफाइन करूँ। वालेकुम सलाम बेटा। अच्छा देखिए, एक नया नंबर डिफाइन कर देता हूँ, x-1000। एक नया नंबर डिफाइन कर देता हूँ, x-1000। नया नंबर डिफाइन किया तो x-1000 कर दिया, तो फिर क्या होगा बेटा जी? 3479। और फिर इन सारों को ऐड करें, सिग्मा वाई है 23। अच्छा, और फिर एवरेज ऑफ वाई निकालें। एवरेज ऑफ वाई है सिग्मा वाई ओवर एन, 23/4, 5.75। तो अब आप लोग ये चीज देखो कि y किसके बराबर है? x-1000 के। और यही जो रिलेशन y और x में, यही रिलेशनशिप इनके एवरेज में भी है। एवरेज ऑफ y इज इक्वल टू एवरेज ऑफ x-1000। और x की एवरेज किसके बराबर है? y प्लस 1000। और इससे फिर क्या होगा आप खुद देख लें। एवरेज ऑफ x क्या है? 1005.75। ये बराबर है y की एवरेज प्लस 1000। जी, मुझे बताएं इस बात में किसी को कोई मसला तो नहीं? हम्म, इस बात में कोई मसला हो? इसका तो मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि आप एक नंबर माइनस कर लें सारों में से, और उसके बाद जो नंबर बच जाते हैं उनकी एवरेज लें, और उसके बाद वही नंबर दोबारा उनमें ऐड कर। जी, मुझे बताएं इसमें कोई इशू तो नहीं है? हेलो। सर जो रिलेशनशिप नंबर्स का होगा वो उनकी एवरेज का होगा हमेशा। हाँ बिल्कुल, देखिए ना, मैंने आपको देखे एक्स जो है
आप नोट करें कि x की मैं डायरेक्ट एवरेज भी निकाल सकता था, ये मैंने उसकी डायरेक्ट एवरेज निकाली हुई, लेकिन फिर मैंने एक आसान किया कि x की वैल्यूज में से एक कांस्टेंट नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया। x की वैल्यूज में से एक कांस्टेंट नंबर सब्ट्रैक्ट करने से मेरे पास एक सिंपलर नंबर्स आ गए, उन सिंपलर नंबर्स की मैंने एवरेज निकाली और उनमें फिर दोबारा वो जो नंबर सब्ट्रैक्ट किया था ऐड कर दूं तो मेरे पास x की एवरेज आ जाएगी। या मैं इसको एक और एग्जांपल से हल करता हूँ। इसमें तो चूंकि मैंने दोनों मतलब दोनों तरीके इकट्ठे कर दिए थे ना, तो अब आप देखें, ये चीज मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ये देखें, मिसाल के तौर पे ये कोई डाटा है 315, 310, 305, ठीक है कि नहीं? तो आप इनमें से आप ऐसा कर लें कि सारों में से आप ऐसा कर लें कि x माइनस 300 कर लें। x माइनस 300 करेंगे तो ये 15, 10 और 5 आ जाएंगे। इन सारों को आप ऐड कर दें, इस चीज को ये कहेंगे 6x माइनस 300 इज इक्वल टू, तो इन तीनों को अगर आप ऐड करें तो ये 30 बनता है। फिर आप इस जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आया है इसकी एवरेज निकालें। सिग्मा x माइनस 300 को आप 3 से डिवाइड करें, यानी 30 को 3 से डिवाइड करें, तो ये जो नंबर आपके पास 10 आया है इसमें वापस आप 300 ऐड कर दें। हमारा जो एवरेज ऑफ x होगी वो 300 प्लस 10 यानी 310 होगी। कहने का मतलब ये है कि सारे नंबरों में से आपने एक नंबर माइनस किया और फिर एवरेज कैलकुलेट की और फिर उसमें दोबारा उस नंबर को जो सब्ट्रैक्ट किया था सारों में से उसको ऐड कर ली। अब देखिए ये नोटेशन मुमकिन है आपके लिए थोड़ी अनफेमिलियर सी लग रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। मैं ऐसे कर देता हूँ, ये देखें ये यूं है, यहां मैं y एक नंबर बना लेता हूँ x माइनस 300। इस तरह से ये y की वैल्यूज आ गई, ये y की वैल्यूज आ गई, इन सारों को ऐड कर लिया, सिग्मा y इज इक्वल टू 30। अब इसमें देखें y डैश किसके बराबर है, सिग्मा y ओवर n। सिग्मा y ओवर n क्या होता है, 30 ओवर 3 इज इक्वल टू 10। अब आपको पता है कि y x के साथ ये रिलेशनशिप रखती थी, y इज इक्वल टू x माइनस 300, एवरेज ऑफ y इज इक्वल टू एवरेज ऑफ x माइनस 300 और एवरेज ऑफ x इज इक्वल टू एवरेज ऑफ y प्लस 300। और फिर इसमें आप वो 10 जो वहां से आया था वो यहाँ पुट कर लें, तो ये चीज आपके पास बन जाएगी 310। मुझे बताएं इसमें कोई इशू तो नहीं है? हेलो जी, नहीं सर। ठीक है, सबको समझ आ गई है ये? अब यहां पर मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि आपको पास पेपर्स में इस तरह की एक नोटेशन नजर आएगी। ये एवरेज ऑफ y प्लस 300 था ना, इसको मैं जरा ऐसे बना लेता हूँ, सिग्मा y ओवर n प्लस 300, और इसी को मैं इस तरह भी तो लिख सकता हूँ, ये इसको देखकर मैं एक फार्मूला बना लेता हूँ कि एवरेज ऑफ x इज इक्वल टू sum of all those numbers from which a constant number has been subtracted, and then the same average number has been, same number which was subtracted before has been added at the end। तो ये बेटा आपको ये एक फार्मूला है जो आपको पास पेपर्स में अक्सर नजर आएगा, ठीक है? अगर वो आपको कहते हैं कि सिग्मा x माइनस 600 इज इक्वल टू 42 और n 20, और आपसे वो कहते हैं कि एवरेज वैल्यू ऑफ x निकालें, एवरेज वैल्यू ऑफ x बराबर होगी सिग्मा x माइनस 600 ओवर n प्लस 600। फिर आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 42 ओवर जो n है, जो भी इस केस में 20 था, और प्लस 600। इस तरह से आप एवरेज निकाल, तो गोया ये जो मैंने आपके सामने, 602.1। हाँ जो भी वट एवर इट इज 602, ठीक है, ये चीज 602.1।
इस तरह से बेटा आप ना अपने एवरेज निकालने का ये जो पर्पल, ये जो इसमें मैंने वो किया है ना, ये चीज देखें, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ये यू शुड बी फेमिलियर विद दिस फार्मूला। ये जनाब एक नोटेशन है जो आपको पास पेपर्स में अक्सर नजर आएगी एवरेज के हवाले से। अब आ जाते हैं जी पॉइंट नंबर 2 पर आ जाएंगे, ठीक है कि नहीं? ये पॉइंट नंबर, बल्कि एक मिनट है, शुरू कहाँ से, 1 और 2, फिर ये हो गया जी 3, ठीक है, और ये फार्मूला हो गया जी पॉइंट नंबर 4, और उसके बाद ये 5 पॉइंट जी। आ जाता है जी मीन ऑफ सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मीन ऑफ सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें किस तरह से इसको यूज करेंगे? लेट्स से कि हमारे पास एक डाटा है सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो इस तरह से है, लेट एक्स इज द नंबर ऑफ, आप कह लें कि x इज द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड, नंबर ऑफ, बल्कि नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड इन अ मैच, नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड इन अ फुटबॉल मैच, ठीक है। आप फर्ज करें कोई टूर्नामेंट हो रहा है, उसमें 5 मैच ऐसे थे जिनमें कोई गोल नहीं स्कोर हुआ, और तकरीबन 7 मैच ऐसे थे जिनमें 1 गोल स्कोर हुआ, और जिसमें 14 मैचेस ऐसे थे जिनमें 2 गोल स्कोर हुए, और 3 गोलों वाले तकरीबन 6 मैचेस थे, और 4 गोलों वाले 3 मैचेस थे, और 5 गोल 1 मैच में स्कोर हुए। तो ये जनाब सर आपके पास सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जी जी मैं सुन रहा हूँ। सर हमारे सिलेबस में ग्रुप फ्रीक्वेंसी नहीं थी, सिंपल तो नहीं थी ना? जी जी, इस सिंपल फ्रीक्वेंसी की कोई डायग्राम नहीं, मीन तो है सही, ना, चलिए सही हो, सिंपल फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड कोई डायग्राम नहीं है हमारे सिलेबस, ठीक है कि नहीं? सही हो। तो अब आ जाता है जनाब, आप इसको, इसका आपको पता है कि एवरेज कैसे निकलेगी। अब आपको पता है 0 जो है वो 5 दफा आया है, फिर 1 7 दफा आया है, फिर 2 भी आया है 14 दफा। अब आपको पता है इस तरह तो ये काफी बड़ा मसला होगा, और 3 जो है वो 6 दफा आया है, फिर 4 भी 3 दफा आया है, और फिर 5 एक दफा आया है, और फिर इस तरह करके आप ये सारों को डिवाइड करें बाय द नंबर ऑफ मैचेस दैट हैव टेकन प्लेस। 36. लेकिन ये तो हाँ काफी लंबा मामला होगा, इस तरह नहीं कर सकते हम, ये चीज तरीका ठीक नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, अगर आप याद हो तो, आपको पता है कि आप एक चीज नई इंट्रोड्यूस करते थे, प्रोडक्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स, और फिर आप पहले 2 कॉलम्स की जो एंट्रीज थी उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करते थे। ये आ, ये अब आप ये चीज देखें कि जो कि 5 मैच ऐसे हैं जिनमें 0 गोल है, तो 5 इंटू 0 यानी मतलब वो उन सारों का जो सम टोटल है वो 0 हो गया, और ऐसे 7 मैचेस हैं जिनमें 1 गोल स्कोर हुआ, ऐसे 7 मैचेस हैं जिनमें 1 गोल स्कोर हुआ, तो उनके टोटल काउंटिंग उनकी 7 हो जाएगी। इसी तरीके से आप देखें कि ऐसे जो हैं 14 मैचेस हैं जिनमें 2 गोल स्कोर हुए, तो टोटल गोल 28 होंगे। अब आप इन सारों को जो आप एफ एक्स वाला कॉलम है इसे ऐड कर लें, तो आपके पास क्या बनता है जनाब? 70. 70, शाबाश। और सिग्मा एफ को ऐड कर लें तो ये क्या बनता है? 36. अब आप आराम से एक्स डैश कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्स डैश है सिग्मा एफ ऑफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, तो आपके पास 70 ओवर 36, 1.94. 1.94। एवरेज गोल स्कोर्ड इन अ मैच इज 1.94, ठीक है कि नहीं? अब आगे चलते हैं और 6 पॉइंट पर अब आ जाता है जी मीन ऑफ
mean of group frequency distribution. ठीक है, मीन ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि यहाँ पर आपके पास क्लास आ जाए, ठीक है कि नहीं। अब यहां से ये आप इसको ले लें 10 और फिर इसको मिला लें यूं 20। फर्ज करें कोई टाइम है, ठीक है कि नहीं है, तो 19.99 जो है वो सेकंड क्लास में खत्म होगा और 20 से थर्ड क्लास शुरू हो जाएगी। ये अब ये फ्रीक्वेंसी इधर ले लें, फ्रीक्वेंसी ये 5, 10, 15, 9 और ये 4। अब ये चीज देखें, टी ये ले लें मिड पॉइंट, ये जो ये ना इसे कहेंगे मिड पॉइंट ऑफ द क्लास। पूरी क्लास का रिप्रेजेंटेटिव मिड पॉइंट ऑफ द क्लास को ले लिया जाएगा, वो पूरी क्लास का रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो इस क्लास में जो फर्स्ट है इसका मिड पॉइंट होगा 0 + 10/2 यानी 5, और फिर इस क्लास का मिड पॉइंट क्या होगा 15, और बेटा इस क्लास का मिड पॉइंट क्या होगा 25, और इस क्लास का मिड पॉइंट क्या होगा 40, और फिर इस क्लास का मिड पॉइंट क्या होगा जी 65। अब आप यहां पर आराम से एक नया कॉलम बनाएं, एफ ऑफ टी 25, 150, 15 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है जी 375 हाँ 375 375, और 940 आर 360, और 4 × 65 करें तो क्या आता है 260 260। अब इस सारे को ऐड कर दें तो ये एफ ऑफ टी ये कितना बनता है बेटा, बता सकते हैं जरा कैलकुलेट करके मुझे बताएं। 1170 1170, और ये चीज ऐड करें तो ये कितनी है, सिग्मा एफ कितना बनता है ये 43 हम्म 43 43। अब आप देखें कि टी की एवरेज जो है वो आप आराम से ऐसे निकाल सकते हैं। तो यहां से आप एवरेज वैल्यू ऑफ टी भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, बाज का इस तरह होता है कि वो ना आपको क्वेश्चन जो है मिक्स करके दे देते हैं। मिक्स करके क्वेश्चन देने का मतलब क्या है, फर्ज करें कि उन्होंने आपको ये डाटा इस शक्ल में दिया हुआ ही नहीं, बल्कि उन्होंने आपको एक ये वाला ग्राफ दिया हुआ है। मैं सिर्फ स्क्रीन को उधर रखने के लिए यहीं इसी के ऊपर एक बनाता हूं। ये देखें, उन्होंने आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, 0 से 10 ये हो गया, ये 0 से 10, 10 से ये 20, 20 से 30, 30 से 50, और 50 से 80 ये हो गया। और इस तरफ आप ले लें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ उन्होंने आपको बना के दिया ये देखें कि टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी 43, ठीक है। अब यहाँ पर ले लें 5, आपको होता है ना अपर क्लास बाउंड्री पे प्लॉट करते हैं, और फर्ज करें कि डाटा आपको अवेलेबल डाटा जो है वो इस शक्ल में है। वो डाटा जो है वो आपको उन्होंने वो जो टेबल ऊपर दिया हुआ है वो आपको अवेलेबल नहीं है, बल्कि उन्होंने आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ बना के दिया हुआ है। ये जो नीचे मैं बना रहा हूं ना, ये वाला ग्राफ उन्होंने आपको बना के दिया हुआ है खुद ही, और कहते हैं इस डाटे से आप मीन निकालें। क्या इस डाटे से वो कहेंगे फाइंड द मीन ऑफ दिस डाटा।
तो फिर आप कैसे करेंगे? आप यानी आपको वो डाटा ऊपर की जो प्लेन हालत है उसमें नहीं दिया हुआ, बल्कि आपको ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ दिया हुआ और आपसे कहा गया कि आप इस डाटा इसके थ्रू आप निकालें मीन। उसका तरीका ये है कि आप इसको रीड करके ये वाला टेबल बनाएंगे। ये जो टेबल नहीं है जिसको मैं अभी एक खास कलर दूंगा, वो वाला टेबल बनाएंगे आप। ये देखें, इस रेड ग्राफ को यूज करके आप ये वाला जो ये सर देखें, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे ना, फ्रीक्वेंसी जी डेंसिटी यूज बिल्कुल, इस रेड ग्राफ को गौर से देखकर ये जो मैं ग्रे कर रहा हूं ना, ये वाला डाटा ये कंस्ट्रक्ट करेंगे आप पे। ये जिसको मैं जिन वैल्यूज को मैंने ग्रे किया है ना, ये चीज आप इस ग्राफ से रीड करेंगे और इस यानी इसका मतलब है कि आपको वो ऊपर वाला टेबुलर फॉर्म में डाटा अवेलेबल नहीं था, बल्कि नीचे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की शक्ल में डाटा अवेलेबल था और आपने उस जो रेड ग्राफ था उसके थ्रू ये ग्रे वैल्यूज निकाली, जो ग्रे कलर में ग्रे शेड में लिखी गई हैं। उन्हें लिखने के बाद फिर आपने आगे अपना प्रोसेसिंग करके मीन कैलकुलेट किया। इसका मतलब है कि जरूरी नहीं कि आपको डाटा बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से आपके हवाले कर दिया जाए। मुमकिन है कोई हिस्टोग्राम बना हुआ हो और हिस्टोग्राम से आपने रिवर्स सारा कुछ कैलकुलेट करना हो। आपने क्या करना हो? हिस्टोग्राम से रिवर्स कैलकुलेशन करना हो। कोई इशू तो नहीं है बेटा इसमें यहाँ तक? हेलो, नो सर। ठीक है, सब लोगों को समझ आ गई भाई? Yes, sir. अच्छा, ये पॉइंट नंबर 6 हो गया। अब पॉइंट नंबर 7 पर आ पॉइंट नंबर 7 ये है, a special kind of average. RMS वैल्यू, इसको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी कहते हैं। ये क्या चीज होती है? ये देखें, अगर आपके पास बहुत सारे नंबर्स हैं जिनमें से कुछ पॉजिटिव हैं कुछ नेगेटिव हैं, मिसाल के तौर पे -3 +4 -5 +6 -7 +8। अब आपसे कहा जाता है कि आप इनकी एवरेज निकालें, तो आप इनके नेगेटिव साइन को रिमूव करने के लिए इन्हें स्क्वायर कर देते हैं। ये जो चीज आपके पास आई है ना, ये तो आई है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द वैल्यूज। ये क्या चीज आई है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द वैल्यूज। और फिर जब आप इसको डिवाइड करते हैं 6 से, तो ये आपके पास क्या आया जी? ये आया है एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स, एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स, और इसको मीन स्क्वायर कहते हैं। और फिर जब आप इसको अंडर रूट लेते हैं, तो जो आपके पास चीज आती है उसको कहते हैं, फाइनल जो आंसर आता है उसे कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। बेटा ये जो एवरेज है ये आप जनरली यूज नहीं करेंगे, इसे एक खास जगह पर सिर्फ एक खास जगह इस्तेमाल करेंगे। तो ये इस तरह की जो एवरेज निकालते हैं आप, ये आरएमएस वैल्यू बेटा आप वहां इस्तेमाल करते हैं जहां बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स मिक्स आ जाते हैं। अब इसका यूज कहाँ आएगा वो भी मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 8, फर्ज करें कि ये आपके सामने स्टूडेंट ए का डाटा रखा गया। स्टूडेंट ए जो है वो उसके सब्जेक्ट्स हैं 7 सब्जेक्ट्स। रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट ए लिख लें, रिजल्ट कार्ड ऑफ स्टूडेंट ए। ये उसके सब्जेक्ट थे कि एक पेपर में उसने 20 आउट ऑफ 100 लिए, एक में 40 आउट ऑफ 100 लिए,
एक में 60 आउट ऑफ 100 लिए, एक और में 60 आउट ऑफ 100 लिए, एक और में 60 आउट ऑफ 100 लिए, और एक और पेपर में 80 आउट ऑफ 100 लिए, और एक में 100 आउट ऑफ 100 लिए। और उसके पैरेलल एक और स्टूडेंट था, उसका भी रिजल्ट कार्ड हमारे पास, रिजल्ट कार्ड ऑफ स्टूडेंट बी। रिजल्ट स्टूडेंट बी ने भी 7 सब्जेक्ट्स में अपीयर हुआ, उसके मार्क्स आए 58 आउट ऑफ 100, 59 आउट ऑफ 100, 60 आउट ऑफ 100, 60 आउट ऑफ 100, 60 आउट ऑफ 100, और फिर आए उसके 61 आउट ऑफ 100, फिर आए 62 आउट ऑफ 100। अब अगर आप इन दोनों के नंबर्स को गौर से देखें तो दोनों का जो मीन स्कोर है या जो एवरेज स्कोर है वो दोनों का 60 है। दोनों का जो मीन स्कोर है वो दोनों का 60 है। अच्छा, दोनों का अगर आप मीडियन कैलकुलेट करें तो वो भी 60 है, और दोनों का अगर आप मोड कैलकुलेट करें तो वो भी 60 है। अच्छा, कोई शख्स जो है इनके सारे डेटे को ना देखे, if you do not look at the data, original data, and just see at their mean, median and mode, तो यानी उनके सिर्फ ये पर्पल कलर में लिखे हुए वैल्यूज को देखे और बाकी रिजल्ट कार्ड ना देखे, he or she might conclude कि ये दोनों एक जैसे स्टूडेंट, यानी आपके सामने अगर इनका मीन स्कोर, इनका मीडियन स्कोर और इनका मोड स्कोर रखा जाए तो आप ये जो पर्पल में नंबर लिखे हैं इन्हें देख के शायद कंक्लूड करें कि स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी दोनों एक जैसे बच्चे हैं। लेकिन जब आपके सामने ओरिजिनल स्कोर कार्ड आया तो आपकी राय बदल गई। आपने स्टूडेंट ए के बारे में कमेंट दिया कि ये कोई ना केयरलेस जीनियस है, स्टूडेंट ए के बारे में कि ये कोई केयरलेस जीनियस है कि जो सब्जेक्ट इसे अच्छे लगते थे उसमें इसने दबा के अच्छे नंबर लिए हैं और जो सब्जेक्ट इसे अच्छे नहीं लगते थे उसमें उसने बुरे नंबर लिए। जबकि स्टूडेंट बी के बारे में आपका ख्याल होगा कि वो एक कंसिस्टेंट मीडियोकर है, कि ना तो वो बहुत कोई सुपर जीनियस है और वो कंसिस्टेंटली जो है वो क्या कहते हैं वो लेता है, मतलब मीडियोकर है और एक जैसा उसकी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी। इस बात से ये बात पता चली कि मीन, मीडियन, मोड जो है दे आर एक्सीलेंट नंबर्स, वो अच्छे नंबर हैं, दे आर गुड समरी स्टैटिस्टिक। मीन, मीडियन, मोड क्या है? दे आर गुड समरी स्टैटिस्टिक। इसका मतलब है कि वो पूरे डेटे को अच्छा समराइज कर देते हैं। स्टैटिस्टिक वो नंबर होता है जो आपके दैट इज ऑफ योर इंटरेस्ट टू यू। तो मीन, मीडियन, मोड अच्छे नंबर हैं, दे आर गुड समरी स्टैटिस्टिक, मगर वो डेटा के सारे फीचर्स नहीं बता सकते। मीन, मीडियन, मोड अच्छे नंबर हैं मगर किसी डेटा के सेलिएंट फीचर्स बाकी जो है वो विजिबल नहीं होते। मिसाल के तौर पे जो स्कैटरनेस है ए के डेटा में वो मीन, मीडियन, मोड से हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं? तो इसका पता चला कि मीन, मीडियन, मोड अच्छे नंबर हैं, लेकिन हमें एक और नंबर की जरूरत है जो डेटा की स्कैटरनेस के बारे में डिस्कशन करें। जो डेटा की स्कैटरनेस के डेटा के अंदर जो वैरायटी है उसे डिस्कस करें। उसके लिए हम डेफिनेशन, नया नंबर डिफाइन करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। आए हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन का ये सिंबल, और आप फर्ज करें कि हम डेटा ऑफ स्टूडेंट ए देख रहे हैं फिलहाल। अब स्टूडेंट ए के मार्क्स थे 20, 40, 60, 60, 60, 80 और 100। ये स्टूडेंट ए के मार्क्स थे। स्टूडेंट ए की एवरेज थी 60। स्टूडेंट ए की एवरेज क्या थी? 60। अच्छा, ये चीज क्या है? 20 माइनस 60 माइनस 40, 40 माइनस 60 माइनस 20, 60 माइनस 60 0, 60 माइनस 60 0, 60 माइनस 60 0, 80 माइनस 60 प्लस 20, 100 माइनस 60 प्लस 40।
तो ये जो ग्रीन में लिखा हुआ है, these are called deviations from the mean. Numbers written in green, इनका क्या नाम है? Deviations from the mean. ठीक है, अब इन सारी नंबरों को मैं आई वॉन्ट द एवरेज ऑफ द डेविएशन, आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग द एवरेज ऑफ द डेविएशन। अब ये डेविएशंस जो हैं ये पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी, ये डेविएशंस क्या हैं, ये पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं। तो फिर मैं क्या करता हूं कि मैं इन सारों को इनका स्क्वायर करता हूं। स्क्वायर किस लिए करता हूं कि स्क्वायर इसलिए करता हूं कि ये जनाब इनके नेगेटिव साइन रिमूव हो जाए। अब ये जो मेरे पास चीज आई है इसको कहते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम द मीन। इसे क्या कहेंगे? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन, ये चीज है। और अगर आप कहें कि इसको समेशन नोटेशन में लिखें तो ये चीज ये है, x1 माइनस एक्स डैश स्क्वायर प्लस x2 माइनस एक्स डैश होल स्क्वायर प्लस x3 माइनस एक्स डैश होल स्क्वायर, और चलते चले गए हत्ता के आखिरी वैल्यू आ गई xn माइनस एक्स डैश होल स्क्वायर। और इसको इस तरह भी लिखते हैं, ये इसको जनरलाइज लिखने का तरीका है। अच्छा, अब यहां से देखिए मैं इन नंबरों को यहां से उठाता हूं, कॉपी करता हूं और यहां पर लिख देता हूं। तो ये नंबर आ गए। अब बेटा इन्हीं सारे नंबरों को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी? एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन। ये क्या कहलाएगी? एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन। ठीक है कि नहीं? और उसके बाद जब मैं इसका नहीं, ये चीज देखें कि मैंने इन सब का ये एवरेज भी ले लिया और फिर अंडर रूट भी ले लिया। इस चीज को कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्या है जी? स्टैंडर्ड डेविएशन। काम इसका क्या है? ये इट टॉक्स अबाउट द वेरिएशन, dispersion, scatterness found in the data। ये है तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, और स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर आप बहुत ही फॉर्मली डिफाइन करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज आरएमएस वैल्यू ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द मीन। यानी डेविएशंस फ्रॉम द मीन की ये आरएमएस वैल्यू है। ठीक है, तो बहरहाल मैं इसको मजीद आपको बोर नहीं करता और इसका फार्मूला लिख देता हूं कि इसका फार्मूला ये है। ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला जो बन गया वो ये है। जी एक सेकंड ऊपर दिखाएंगे जी जी, सर, एक सेकंड ऊपर दिखाएंगे। ये मैं जी सर। ठीक है भाई। सर थोड़ा सा नीचे। मसाब ठीक है।
यस सर। तो ये जनाब आपके पास आ गया जनाब स्टैंडर्ड एविएशन का फार्मूला। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसको लेकर और फर्ज करें मुझे को कहता है कि ये जनाब 3, 4 और 5 तीन नंबर, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं ताकि मैं छोटे नंबर के आपको जल्दी से मैं समझा दूं। कोई मुझे कहता है कि इनकी आप निकालें एवरेज और स्टैंडर्ड एविएशन, तो मैं इन तीनों नंबरों को ऐड करता हूं, तो मेरे पास क्या आ गया जनाब जी 12 आ गया। मैं इन तीनों नंबरों की एवरेज निकाल लेता हूँ, ये मैंने एवरेज निकाल दी, देखिए राइट साइड पे लिख रहा हूँ सिग्मा एक्स ओवर एन 12/3 किया तो मेरे पास एवरेज 4 आ गई। जब मेरे पास एवरेज 4 आई तो मैंने यहाँ एक कॉलम ऐड किया x माइनस एक्स डैश। x माइनस एक्स डैश जो है इसमें 3 माइनस 4 किया तो मेरे पास आया -1, 4 माइनस 4 किया तो आया 0, 5 माइनस 1 किया तो आया +1। इसे कहेंगे डेविएशंस फ्रॉम द मीन। फिर ये आप इन्हीं को मैंने स्क्वायर कर लिया, -1 का जब स्क्वायर किया तो आ गया +1, 0 का स्क्वायर किया तो आया 0, +1 का स्क्वायर किया तो आया +1। तो इसको कहेंगे स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन। और इन सारों को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास आएगा सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन। और फिर मैं उसको जब 2 को उस 3 से डिवाइड करूंगा, यानी कि मैं फार्मूला भी लिख लेता हूँ सिग्मा x माइनस एक्स डैश होल स्क्वायर ओवर n, यानी कि 2/3। तो ये आ गया जी एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन। और फिर जब अंडर रूट लिया तो ये चीज बेटा मेरे पास आ गई स्टैंडर्ड डेविएशन। कोई बंदा मुझे इसकी डेसिमल में वैल्यू बता सकता है प्लीज बेटा? सर 0.816। 0.816। तो इस तरह से बेटा आप स्टैंडर्ड एविएशन निकाल सकते हैं। ठीक है कि नहीं? अब आगे चलते हैं और इसी को लेकर हम टॉपिक को आगे 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 चलते हैं। और अगला जो हमारा पॉइंट है वो अगर हमें स्टैंडर्ड डिविएशन की जैसे इस तरह डेसिमल में वैल्यू गिवन है तो हम उसको किस तरह इंटरप्रेट करेंगे? अच्छा वो ये आपने बड़ी प्यारी बात की। ये देखें, ये डाटा है, ये उसकी एवरेज, एवरेज से एक स्टैंडर्ड एविएशन आगे चले जाएं, एवरेज से एक स्टैंडर्ड एविएशन पीछे चले जाएं। रफली under majority of circumstances 68% of the data lies within one standard deviation of mean। बेटा डाटा की जितनी भी वैल्यूज होती हैं उनमें से रफली जो जनरली जो डिस्ट्रीब्यूशंस है उनमें 68% ऑफ द डाटा जो है जनरली इट लाइज विद इन वन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन। और फिर उसमें एक स्टैंडर्ड डेविएशन और ऐड करें और एक स्टैंडर्ड डेविएशन एक और दफा सब्ट्रैक्ट करें, तो बेटा 95% ऑफ द डाटा lies within two standard deviation of mean। ये बेटा मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ऐसा होता है, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। हेलो, ठीक है बेटा कि नहीं? जी सर। ये बेटा एक रफ सी मैंने आपको इसकी एक मेजरमेंट दी है, बहुत रफ सी, ठीक है ना, कि ये है जनाब, ठीक है, कि स्टैंडर्ड डेविएशन आपको एक रफ सा रेंज बता देती है कि डाटा इस तरह से लाई कर रहा है, ठीक है कि नहीं? आगे चलते हैं और इसी फार्मूले को पढ़ते हैं। हमने जो अभी चीज पढ़ी है, ये पॉइंट नंबर कौन सा था जनाब? 9, स्टैंडर्ड एविएशन का जहां इंट्रोडक्शन आया। और इसी को ले जाते जब फार्मूला कोट किया तो फार्मूले को हम पॉइंट नंबर 10 डिक्लेयर कर। और फिर ये जो मैंने बात बताई है कि स्टैंडर्ड एविएशन का डाटे के साथ एक डायरेक्ट रफ सा कनेक्शन क्या है, तो वो ये मैंने आपको बताया, ठीक है। अब आ जाता है जी पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 12 कहता है जी शॉर्ट फार्मूला।
फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। शॉर्ट फार्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। वो शॉर्ट फार्मूला क्या है, मैं आपके सामने वो प्रूफ कर देता हूं, लेकिन वो कैसे आया है ये मैं अभी नहीं समझाऊंगा। ये फर्दर मैथ में के पेपर 1 में जब आप पढ़ेंगे क्या कहते हैं सीरीज का चैप्टर, तो ये उसके अंदर से आपको फिर ये स्टेप्स समझ आएंगे। अभी मैं सिर्फ इसको जल्दी जल्दी आपके सामने कर दूंगा, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि ये आगे किस तरह से चला गया। फाइनली बेटा फार्मूला ये बन गया, ठीक है कि नहीं। मैंने सिर्फ आपने सिर्फ ये आखिरी फार्मूला याद रखा कि इतनी लंबी वर्किंग के बाद ये चीज आपके पास आई है। मैं इसको लिख देता हूं, ये अब इसको हम इस्तेमाल करेंगे। इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है वो मैं बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर वही डाटा हम दोबारा उठाएंगे जिसकी हमने पहले बात की थी। देखें इस डाटे में हमें 3, 4, 5 की स्टैंडर्ड डेविएशन जब हम निकाल रहे थे तो हमें 3 कॉलम बनाने पड़े थे, लेकिन ये जो नया फार्मूला है इसमें आप देखें कि आपका काम कैसे आसान हो जाएगा। एक्स फर्ज करें जी 3, 4, 5 हो गया, इन सारों को आपने ऐड कर लिया, सिग्मा एक्स आपका बन गया 12। यहां पर आपने एक्स स्क्वायर कर लिया, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 9, 16, 25, और फिर इन सारों को आपने ऐड कर लिया तो ये आपके पास बन गया 50। अब आप स्टैंडर्ड डेविएशन लगाएंगे, ये फार्मूले में इसकी जगह 50/3 माइनस 12/3 होल स्क्वायर अंडर रूट। देखिए जी काम आसान हुआ कि नहीं हुआ जी। अब आप इसको कैलकुलेट करें तो देखें क्या आता है, एग्जैक्टली वही वैल्यू आएगी जो पहले आई थी, वो थी जी सर वही आ रही है। 0.816। ये है जी स्टैंडर्ड डेविएशन का एक नया फार्मूला, और इसमें देखें ये शॉर्टकट फार्मूला। यहां से मैं आगे एक चीज और आपको बताता हूं, वो ये है कि 0.816। अच्छा जी, जी अफेक्ट ये पॉइंट नंबर कितना हो गया था जी, 12 पॉइंट नंबर 13 पर आ गए बेटा। अफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ कांस्टेंट नंबर in the on the standard deviation। अब इसमें ये बात आ जाती है कि देखिए 3 भाई थे, एक की उम्र थी 3 साल, दूसरे की उम्र थी 4 साल, और तीसरे की उम्र थी 5 साल। आपने देखा कि इनकी एवरेज वैल्यू थी 4 इयर्स, और आपने खुद इनकी स्टैंडर्ड डेविएशन अभी 2 तरीकों से कैलकुलेट किए, और वो आई है 0.816। तो ये चीज होगी इस तरह से। अच्छा उसके बाद फर्ज करें 10 साल गुजर जाते हैं, आफ्टर 10 इयर्स, आफ्टर 10 इयर्स आप इनसे मिलते हैं। एक भाई है 13 साल का, दूसरा 14 साल का, और तीसरा 15 साल का।
तो इनकी जो एवरेज एज है वो 14 ईयर्स है। लेकिन आप हैरान होंगे, आप इनकी स्टैंडर्ड एविएशन कैलकुलेट करके देख लें, बेशक अभी आप 13, 14, 15 पर वो फार्मूला लगा लें जो अभी आपने पढ़ा है, 13, 14 और 15, और फिर एक्स स्क्वायर 169, 196, 225, इसे ऐड करेंगे सिग्मा एक्स आ गया, इसे ऐड करेंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया, और फिर ये फार्मूला लगाएं स्टैंडर्ड एविएशन का कि सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन होल स्क्वायर अंडर रूट। यूं अब आप लोग इस तरह से इसका जब फार्मूला यूं लगाएंगे, आप देखेंगे कि इसकी स्टैंडर्ड एविएशन, आप हैरान होंगे, एग्जैक्टली वही आएगी जो पहले थी। पता चला कि किसी कांस्टेंट की एडिशन से स्टैंडर्ड एविएशन पे डेटे पे फर्क नहीं पड़ता। आप यानी उन भाइयों की एवरेज एज तो चेंज हो जाएगी मगर उनकी स्टैंडर्ड एविएशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है 3, 4, 5 की जो आपस में वेरिएंस है या जो स्कैटरनेस है, वैसी ही वेरिएंस या वैसी ही स्कैटरनेस 13, 14, 15 की भी है। तो पता चला कि कांस्टेंट की एडिशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि y इज इक्वल टू x प्लस a अगर हो, एवरेज ऑफ y इज इक्वल टू एवरेज ऑफ x प्लस a, ये बात तो दुरुस्त है। मगर स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ y इज जस्ट सिंपली इक्वल टू द स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ x। इसका मतलब ये है कि कांस्टेंट की एडिशन फर्क नहीं डालती, कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये चीज देखें कि अगर मैं इसको स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ y जो है, अगर स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ x के बराबर है, तो मुझे ये कहने दीजिए कि सिग्मा y स्क्वायर ओवर n माइनस सिग्मा y ओवर n होल स्क्वायर अंडर रूट जो था, दैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ x ओवर n माइनस स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ x n ओवर होल स्क्वायर। यहां तक मुझे बताएं, ठीक है? ठीक है भाई? हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है भाई, सब लोगों को समझ आ गई है? हुजैफा, मोहम्मद बसत, बतीउर रहमान, मुनज्जा, शाजिल, आदिल, रेयान, अफजाल जी। अच्छा यार, इसी से मुझे देखें, आप y जो है वो आपको पता है कि x प्लस a है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा x प्लस a होल स्क्वायर ओवर n माइनस सिग्मा x प्लस n a ओवर n होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू सिग्मा x स्क्वायर ओवर n माइनस सिग्मा x ओवर n होल स्क्वायर। यूं लिख सकते थे। ये मैंने इसलिए लिखा है कि कैम्ब्रिज के बाद पेपरों में आप इस तरह की नोटेशनशिप देखेंगे, यानी इसका मतलब है कि सारे डाटे में एक नंबर ऐड हुआ हो, तो आप उससे कैलकुलेट करें स्टैंडर्ड एविएशन, तो वही आएगी जो नॉर्मल डाटे की आएगी। और अगर बेटा आप y माइनस ए इज इक्वल टू एक्स कर देते हैं, यूं कर देते हैं, तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, ये चीज। ये मैंने इसलिए लिखी है कि आपको अभी आगे चलकर स्टैंडर्ड एविएशन के जो फार्मूले हो जिनसे आपका पाला पड़ेगा, वो पूछे कौन कौन से, वो मैं लिख देता हूँ सारे। वो ये हैं कि स्टैंडर्ड एविएशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसका एक फार्मूला तो ये है, जो आपने सबसे पहले पढ़ा था, ये। फिर आपने इसका स्टैंडर्ड एविएशन का दूसरा फार्मूला पढ़ा, और फिर अभी आपने एक और फार्मूला इसका पढ़ा कि अगर सारे एक्स में से कोई नंबर सब्ट्रैक्ट हुआ
तो कोई मसला नहीं। ऐसा करने से स्टैंडर्ड डेविएशन को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। सारे डाटे में से कोई नंबर सब्ट्रैक्ट हुआ है, वो एवरेज को तो अफेक्ट कर सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन को नहीं कर। और अगर सारे डाटे में कोई नंबर ऐड हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये है, अगर आपको उन्होंने बताया है कि ये कोई डाटा है, इसमें 15, 19 और 23 और 26, फर्ज करें इनकी कोई स्टैंडर्ड डेविएशन है, मुझे नहीं पता, लेकिन लेट अस सपोज फॉर ऐसे में बीच में हवा में मार देता हूं शॉर्ट कि 3.12 है, लेट अस सपोज से, अब कैलकुलेट नहीं किया लेकिन लेट्स से कि से, तो बेटा अगर y एक डाटा है जो 1015, 1019, 1023, 1026 है, इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन एग्जैक्टली वही रहेगी जो x की थी, क्योंकि x और y में सिर्फ इतना फर्क है कि x में 1000 ऐड किया गया तो y बन गया। अब फर्ज करें एक और नया नंबर है, ये x में से 1000 सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, x में से 1000 सब्ट्रैक्ट कर दें x के सारे नंबरों में से, तो क्या आता है? ये तो z की स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगी? 3.12 से वही रहेगी जो x की स्टैंडर्ड डेविएशन थी, वही y की स्टैंडर्ड डेविएशन है, वही z की स्टैंडर्ड डेविएशन है। नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। कांस्टेंट की एडिशन या किसी कांस्टेंट की सब्ट्रैक्शन किसी डाटे में से स्टैंडर्ड डेविएशन को बिल्कुल भी नहीं हिलाती। एवरेज को हिला देती है लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन को नहीं हिलाती। आगे चलते हैं। बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर होता है, 14th पॉइंट ये कहता है आपको कि स्टैंडर्ड डेविएशन का जो, बल्कि 14th पॉइंट से पहले ही हम 13th पे ही रहते हैं, 13A कह देते हैं इसको। वो ये है कि स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर को वेरिएंस बोलते हैं। वेरिएंस किस से निकला है लफ्ज? वैरायटी से। वैरायटी से इसका मतलब है कि किसी डाटे में जितनी वैरायटी होती है उसी हिसाब से उसकी वेरिएंस ज्यादा होती है। स्टैंडर्ड डेविएशन किसी की ज्यादा है तो वेरिएंस भी ऑटोमेटिकली ज्यादा है। वेरिएंस को रिप्रेजेंट VAR ऑफ x से भी करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन के सिंबल के ऊपर स्क्वायर करते हैं तो भी आप कह सकते हैं कि ये वेरिएंस कहलाता है। वेरिएंस को VAR ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर करके दोनों तरह से लिखा जा सकता है। वेरिएंस वही काम करती है जो स्टैंडर्ड डेविएशन करती है। जाहिर है जिस डाटा की स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है उसकी वेरिएंस भी ज्यादा। आखिरी पॉइंट है जनाब, फोर्टीन्थ पॉइंट, एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन of data having some frequency distribution. अच्छा जी, फर्ज करें
बहुत हम सादा सा डाटा रखते हैं कि फर्ज करें एक्स की वैल्यू है 5, 10 और 20 कर लेते हैं, और फ्रीक्वेंसी है जी 3, 4 और 5 कर लेते हैं, सादा सा एक डाटा बना लेते हैं। अब आप क्या करें, एफ ऑफ एक्स 15, 40, 100, अब इसको सारे को आप ऐड करें, ये सिग्मा एफ ऑफ एक्स है, इसको ऐड करेंगे कितना बनता है जी, ये कितना बनता है 155, और इसको ऐड करें 14। अब आप एवरेज निकालें, ये 155 ओवर 14, ये निकालेंगे क्या आती है बेटा? सर 11.07। 11.07 यानी 11.1 कर लें आसान। ये 12 नहीं आता, 3 + 4 + 5। 12, अच्छा सही है, आई एम सॉरी फॉर माय मिस्टेक, ये जी 12 हो गया। देखिए ना, मैं दिस इज ऑल ओल्ड एज जी। 15 और 12 क्या आता है जी? सर 12.92। 12.92, ठीक है, 12.9 रख लेते हैं, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर एक कॉलम है x माइनस एक्स डैश। x माइनस एक्स डैश क्या है? डेविएशंस फ्रॉम द मीन। तो एवरेज को आप माइनस करें, 5 में से आप जब माइनस करेंगे 12.9, तो क्या आएगा? वो आएगा जी -7.9, -7.9 और -2.9 और फिर जनाब -7 +7. अब क्या करें, इसका स्क्वायर लें, x माइनस एक्स डैश होल स्क्वायर। तो ये क्या आता है जी? -7.9 का स्क्वायर, मुझे अब नहीं पता, मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ, आप कैलकुलेट करेंगे। -2.9 होल स्क्वायर एंड +7.1 होल स्क्वायर, और फिर एक इसके साथ यहाँ लगाएंगे आप फ्रीक्वेंसी का, ये जी। अब फ्रीक्वेंसी का क्या करें, 3 इंटू -7.9 स्क्वायर, 4 इंटू -2.9 स्क्वायर और 5 इंटू +7.1 होल स्क्वायर। आप इसको ऐड कर दें, ये आंसर क्या आता है? कोई बंदा मुझे ये आखिरी कॉलम का सम करके बता सकता है? इस सर कॉलम ये को इससे पिछले वाले का 121.23। पिछले वाले का क्या है? 121.23, लेकिन वो हमारे काम का नहीं है ना, हमें तो ये वाला आखिरी कॉलम चाहिए। अच्छा एक सेकंड। Sir, 472.9. 472.9, ठीक है। अब आप ये चीज देखो कि उसके बाद ओवर फ्रीक्वेंसी 12, जो तो ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये आपने स्टैंडर्ड डेविएशन का एक नया फार्मूला पढ़ लिया सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद से, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी के साथ आपने ये चीज, एक नया फार्मूला आपका आ गया कि स्टैंडर्ड डेविएशन ये, और फिर इसका स्क्वायर खोलें और सिंप्लीफाई करें, आपके पास इसका एक और फार्मूला भी है, सिग्मा एफ स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ, और ये आपके पास ये आ जाएगा। यहां से वहां से यहां आए कैसे हैं? यहां से यहां तक की वर्किंग वही 3-4 स्टेप्स की है, वो मैंने नहीं एक्सप्लेन करनी क्योंकि सरेदस्त वो हमारा एजेंडा नहीं है, मगर आपके पास ये भी एक इसका फार्मूला है। इस फार्मूले में ये है कि कॉलम्स की तादाद जरा कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कॉलम की तादाद कम हो जाती है। मिसाल के तौर पर ये देखें, उसी डाटे को दोबारा लिखते हैं आपके सामने। वो डाटा क्या था? 5, 10, 20
और फ्रीक्वेंसी का क्या था 345। जी अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। ये देखें, उसके बाद हम ये फार्मूला लगा देते हैं। ये देखें, इसमें कोई इशू हो तो मैं हाजिर हूँ। लें जनाब, ये हमारा आज की गुफ्तगू यहाँ खत्म। मुझे बताएं, आपको एवरेज और स्टैंडर्ड एविएशन का फर्क समझ में आया? स्टैंडर्ड एविएशन के बारे में पता चला कि नहीं? हेलो, यस सर, और इसके डिफरेंट फार्मूलाज पता चले? यस सर, और बेटा पेपर में एक क्वेश्चन और भी आता होता है जनरली, कि वो ये होता है कि ये एवरेज है, ये एवरेज प्लस स्टैंडर्ड एविएशन है, ये एवरेज प्लस ट्वाइस ऑफ स्टैंडर्ड एविएशन है, ये एवरेज माइनस स्टैंडर्ड एविएशन है, ये एवरेज माइनस ट्वाइस ऑफ स्टैंडर्ड एविएशन। अगर कोई डाटा यहाँ आ जाए, मीन के करीब कोई नए वैल्यूज एंटर हो जो मीन के बराबर हो, या वो इस रीजन में लाई करती है, इस रीजन में कोई नई वैल्यूज एंटर होंगी तो वो ओवरऑल ग्रुप की स्टैंडर्ड एविएशन को कम करेंगी। और जो वैल्यूज यहाँ एंटर होंगी इस रीजन में कहीं होंगी या इधर होंगी, वो ओवरऑल ग्रुप की स्टैंडर्ड एविएशन को क्या करेंगी? बढ़ाएंगी। ये पेपर में अक्सर क्वेश्चन वो पूछ देता है कि जनाब एक क्लब है और उस क्लब में सारे मोटे इकट्ठे हुए हैं और एवरेज उसमें 140 kg उस क्लब की है, एवरेज है, और स्टैंडर्ड एविएशन 20 है, और दो नए पहलवान आए, दोनों का वजन इत्तेफाक से एक का 141 kg था, एक का 139 kg था। उन दोनों के आ जाने से क्या फर्क पड़ेगा? आप कहेंगे कि उन दोनों के आ जाने से एवरेज पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक एवरेज से जरा सा आगे, एक एवरेज से जरा सा पीछे, मगर वो स्टैंडर्ड एविएशन को कम जरूर करेंगे। जब तक इस क्लब में, इस पहलवानों के क्लब में, जब तक तो 120 kg से लेकर 160 kg तक के पहलवान एंटर होते रहेंगे, यानी म्यू माइनस स्टैंडर्ड एविएशन और म्यू प्लस स्टैंडर्ड एविएशन, तब तक क्लब की स्टैंडर्ड एविएशन डिक्रीज ही करेगी। मगर इस रेंज से बाहर के जब लोग और एंटर होंगे तो स्टैंडर्ड क्लब की स्टैंडर्ड एविएशन इंक्रीज करेगी। बेटा मेरी गुफ्तगू जो है वो इट कम्स टू एन एंड ओवर हियर।